अगर मैं तुमसे बात करूं ना तो वो तीन हेड में ऐसा कुछ है नहीं कि हमें बहुत ज्यादा बात करनी पड़े उसको लेकर। ठीक है, तो हमारे वो तीन हेड ना बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो एक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेटा सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सर, रेंटल इनकम एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी is taxable under the head income from house property. If following two conditions are satisfied, if following two conditions are satisfied, number A, there should be a house property. There should be a house property. B, SSE should be owner of such property. There should be a house property और SSE क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। सर नोट लिखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग एंड लैंड building and land apperent to that attached. सर जो आपके लैंड किससे अटेंड है? अटैच्ड है, लैंड से अटैच्ड है, उस बिल्डिंग की बात करते हैं। दूसरा नोट, इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी as well as commercial property included. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होगी। रेंट ऑफ वेकेंट लैंड, वेकेंट लैंड का मतलब क्या है भाई? खाली पड़ा है, टैक्सेबल होगा अंडर
पीजीबीपी या अदर सोर्स। बेटा जरा पहले इतनी पूरी बात समझ लो, मैं आपको फिर आगे समझाना शुरू करता हूं। भाई हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहली बात क्या आती है? रेंटल इनकम आती है, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरे भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी आएगी? जो भी आपके पास रेंटल इनकम आती है। आगे बोलता है टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी। बेटा हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एसेट शुड बी द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एसएससी कौन होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। किसका? हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी मींस बिल्डिंग एंड लैंड अपेरेंट टू द प्रॉपर्टी। भाई कोई बिल्डिंग हो, ये बिल्डिंग बोलेंगे सर जिसका नाम है सर, कई बिल्डिंग ऐसी भी तो होती है जो जमीन से अपेरेंट नहीं होती, जमीन से अटैच नहीं होती। जैसे दीदी नहीं 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 सर, जैसे वो है ना हाउस बोट, कश्मीर में हाउस बोट है तो डल झील के ऊपर बनी हुई है। वो बोट तैरती रहती है, पानी के ऊपर रहती है, फ्लोट कर रही है, वो पानी के ऊपर है। वहां से जो रेंटल इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी। वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी। सर मैं कह रहा हूं आपको कोई भी अगर कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, अच्छा बिल्डिंग की भी डेफिनेशन, जो चार दीवारी हो तो वो बिल्डिंग है, चाहे उसकी छत है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या बोल रहा हूं मैं? अब दीदी इसमें भी थोड़ी सी और कहानी है। जैसे एक प्लॉट ऑफ लैंड है, आपने रामलीला वालों को दे दिया, वहां से पैसा आ रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम। आपने क्या करा? अपने लैंड की चार बाउंड्री करवा ली, एक गेट लगवा दिया, उसके बाद रामलीला वालों को दे दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। किस में आएगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बेटा चार दीवारी होनी चाहिए, मुद्दा ये बिल्डिंग उसे बोलते हैं। बेटा एक में चार दीवारी हो गई ना, और दूसरे वाले में फ्री लैंड था, समझ में आया नहीं है? तो चार दीवारी होनी चाहिए, चार दीवारी है तो क्या है वो? हाँ, अगला आता है देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी और एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेरे भाई। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और एसएससी जो होना चाहिए ना वो उसकी खुद की होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है यार? मान लो मैंने ये 2 फ्लोर है हमारे, मैंने क्या करा? मैंने ऊपर वाला फ्लोर किसी और को रेंट पे दे दिया, मैंने रेंट पे लिया, मैंने आगे किसी और को रेंट पे दे दिया। क्या होगा इससे? वो किस में आएगा भाई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैंने इसको बोलते हैं सबलेटिंग। क्या बोलते हैं? सबलेटिंग। मैंने लेट आउट प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया, पहले मैंने रेंट पे लिया, आगे मैंने किसी और को रेंट पे दिया। तो मेरे भाई अगर मैंने ऐसा किया तो जो मेरा ओनर है मैं उसको जब रेंट पे करूंगा तो उसके लिए किस में आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और मेरे लिए को जो इनकम हो रही है वो किस में आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्यों आ रही है ऐसी? क्योंकि बिल्डिंग मेरी नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है बिल्डिंग एंड लैंड जो उसके साथ अटैच्ड हो, और इनकम फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टी, दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। रेंट ऑफ वेकेंट लैंड, खाली लैंड है तो सर या तो वो पीजीपी के अंदर आएगा या अदर सोर्स में आएगा। सर पीजीपी में कब आएगा भाई? बताओगे? पीजीपी में कब आएगा? सर एक बंदा है, उसके पास बहुत सारी जमीन है, और भाई वो अपनी जमीन को क्या देता है? किराए पे ही देता है, वहां से किराया ही खाता है। सर ये उसका पीजीपी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है। वो जमीन खरीदता बेचता रहता है और उसका काम ही यही है। ठीक है, हाँ कह सकते हो सर उसका प्रॉपर्टी डीलर है वो। तो वहां से अगर कुछ भी आ रहा है तो भी ठीक है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल बना लेते हैं। सर
जैसे मान लीजिए मैसर्स जसनीत बिल्डर्स, मैसर्स जसनीत बिल्डर्स, उनके पास बिल्डिंग्स होंगी, बोलो हाँ है ना? कहां पे? स्टॉक इन ट्रेड, बिल्डिंग है उनके पास, कहां पे है बेटा? स्टॉक इन ट्रेड में। अब ध्यान सुनो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग कहां आएगा? टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम टेनेंट ऑफ बिल्डिंग कहां आएगा? टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। सर बात समझ में ही नहीं। भले ही उसके पास स्टॉक इन ट्रेड में, अगर उसने बेचा, वो बिल्डिंग बेची, तो वो कहां आएगी? पीजी। लेकिन अगर उसने क्या करी है, किराए पे दी अपनी बिल्डिंग, तो किस में आएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगी सब। सर ये हो गया। अगला सुनिएगा, एक चार्ट बनाते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एक तो है जी हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या है? लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी को एलओपी बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा? एलओपी। सेम उसी तरीके से एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसे मैं क्या बोलूंगा? एसओपी। अरे अभी आ रही है, यहां तक आ गया। एक कौन सी है? लेट आउट है, और एक कौन सी है? सेल्फ। जो लेट आउट वाली होती है ना, वो ऑलवेज टैक्सेबल होती है, ऑलवेज। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या करते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड में अगर वो रेसिडेंस के लिए है, खुद रहने के लिए, तो क्या होगा? और सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस अगर किसके लिए है? बिजनेस के लिए है, तो क्या होगा? मैं यहां लिख रहा हूं यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। बोलो बस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो आप किसके लिए यूज कर रहे हो? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो। क्या होगा? इसको आप इग्नोर कर दो, इसको आप इग्नोर कर दो।
2 SOP रेसिडेंट के लिए तो क्या होंगे, एग्जेम्प्ट। मोर देन 2 SOP है तो उसमें हम क्या करेंगे, दो SOP तो क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे, और रिमेनिंग को क्या करेंगे, ठीक है जी। रिमेनिंग के लिए क्या करना है सर, इसे क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट। क्या बोलेंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट, इसकी शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे DLOP। और ये बेसिकली क्या होता है सर, ये होता है टैक्सेबल। लिख लो बेटा, समझाता हूं, पहले इतना समझो। हेलो, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैसे होगा, कहता है या तो मैंने किसी घर को किराए पे दिया या मैं उसमें खुद रहता हूं। अगर मैंने किराए पे दिया तो फुल्ली टैक्सेबल है। अब सवाल यह है, अगर मैं घर में खुद में रहता हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उसमें बोल रहे हैं कि क्या वो प्रॉपर्टी आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हो या बिजनेस पर्पस के लिए। अगर आप उस प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो तो किसमें आएगा, किसमें आएगा, PGP में। किसमें आएगा भाई, सर में आया नहीं है तो बेटा याद रखिएगा, अगर PGP नहीं, हमें इस पे इग्नोर करना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, बिजनेस के लिए यूज करते हैं, तो कहता है यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उससे हम क्या करना है, इग्नोर। समझ में आया नहीं आया। दूसरी बात है कि भाई रेसिडेंशियल आप खुद रहते हो उसमें, तो बोल रहा जब 2 घरों तक, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक तो हम आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप तो 6 घर है, अब 6 में तो नहीं रहेगा ना, तो वो बोल रहे हैं अगर 2 से ज्यादा है तो क्या होगा, 2 से ज्यादा में अप टू 2 तक एग्जेम्प्ट, और 2 से जो रिमेनिंग रह गए, जितने भी रह गए, उसमें ये बोल रहा है उसे डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा और वो पूरा टैक्सेबल नहीं आया समझ, उसे डीम्ड इनकम मान लेंगे, क्योंकि भाई 6 घरों में कोई बंदा नहीं। हम मान सकते हैं कि सर आप अपने ना 2 फ्लोर यूज कर रहे होंगे, एक बिल्डिंग बनाई 4 फ्लोर की, 2 आपने रेंट पे चढ़ा दी, 2 आपके पास होंगी, तो हम वहां पे क्या मान रहे हैं, 2 आपके पास होंगी, बाकी 2 से तो रेंट ही आ रहा होगा। आप कहते हो नहीं जी 4 फ्लोर हमारे पास है, 4 हमारे पास है, तो कहानी अलग है। तो भैया 2 का तो टैक्स भरना पड़ेगा। बात समझ में आई है नहीं आई। अब दीदी ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। बेटा इसमें स्टेप याद करो, स्टेप नंबर 1 क्या है, एक होती है म्युनिसिपल वैल्यू और एक होता है फेयर रेंट। इन दोनों में से क्या लेते हैं, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है दीदी, जो स्टेप 1 में निकला वो और स्टैंडर्ड रेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, अब इन दोनों में से क्या लेंगे, विच एवर इज
lower, whichever is lower. स्टेप नंबर 3 में स्टेप 2, स्टेप 2 और एक्चुअल रेंट whichever is हायर लिखेंगे. तो जो हायर निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू. क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे सर. उसमें से माइनस करेंगे क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड जो आपने कर दिए, जो नहीं किए उसको भूल जाओ, जो पे कर दिए उसको माइनस कर दो. तो जो आंसर निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे क्या? नेट एनुअल वैल्यू, NAV. नेट एनुअल वैल्यू NAV. अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे डिडक्शन. एक होगी 24A की, एक होगी 24B की. 24A की को क्या होती है? 30% होती है ऑफ NAV. कोई दिक्कत तो नहीं है. और 24B की क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन लोन की होती है. ठीक है जी. अब जो आंसर निकल के आता है सर, उसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हाँ जी, इंटरेस्ट वैल्यू भी माइनस ही होती है. दीदी जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना क्वेश्चंस की, तो हमें याद हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बस यही 2 सेक्शन है और कुछ है ही नहीं. 24A और 24B. हाँ, और 24A तो याद ही हो जाएगा. 30% ऑफ NAV करना है. मेन तुम्हारा मुद्दा पता है क्या? NAV तक निकालना है. NAV निकल जाएगा तो सब हो जाएगा. गलत कह रहा हूं तो बताओ. एक पेज का आंसर. सर देखो फिर से सुन लो. म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेट, whichever is lower, whichever is higher, higher और स्टैंडर्ड रेट whichever is lower. तुम्हें पता है इस लोअर को हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ये जो भी लोअर निकल के आता है ना उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट. दोनों में से जो भी हायर आएगा उसको लिखेंगे. फिर जो हायर होगा उसको हम GAB बोलेंगे. GAB में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड वाले माइनस होंगे, पेबल वाले माइनस नहीं होंगे. जो आंसर आएगा NAV. NAV में 24A की रिडक्शन मिलेगी. 24A की कितनी रिडक्शन मिलती है? 30%. फिर 24B की रिडक्शन कितनी मिलती है? इंटरेस्ट ऑन लोन की. और भैया हमारा आंसर आया था. इतना सही है क्वेश्चन. म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, it means value of property as per municipal पार्टी रिकॉर्ड. वो होती है म्युनिसिपल वैल्यू.
भाई एक्चुअली में होता क्या है, एक रेंट देखो, यहाँ के लोग कोई भी रेंट कितना मर्जी चार्ज कर रहे हो, लेकिन एक म्युनिसिपालिटी ने रेंट डिसाइड कर रखा होगा कि इस एरिया में इतना रेंट तक चलती है प्रॉपर्टी। सर्कल रेट जिसे कहते हैं, सर्कल रेट में बेटा प्रॉपर्टी सेल की जाती है। मैं सर्कल रेट की बात नहीं कर रहा, म्युनिसिपालिटी ने भी एक घर के हिसाब से एक रेंट डिसाइड कर रखी होती है, उसे हम म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं, और वो इसके अंदर आती है। दूसरा fair rent, it means rent of similar property in the same locality, full stop. It is also known as reasonable rent or reasonable letting value. Standard rent, it means rent as per rent contract act. It is the maximum amount of rent that can be legally recovered by owner from tenant. Owner from tenant. Actual rent. एक्चुअल रेंट बेसिकली कैसे निकलता है? रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीव प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट. अनरियलाइज्ड रेंट म्युनिसिपल टैक्सेस. It means taxes recovered by municipality, comma local authority, comma ग्राम पंचायत, बी पार्ट लिखिएगा.
It is also known as property tax, comma, local tax and house tax. वैल्यू कौन सी होती है? कहता है इट मीन्स वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड। प्रॉपर्टी की वैल्यू जो म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड के हिसाब से होगी उसे हम क्या बोलेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया? दूसरा आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट किसे बोलेंगे? इट मीन्स रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी। दीदी जैसी आपकी प्रॉपर्टी है सेम लोकेलिटी में, उसका रेंट कितना चार्ज हो रहा है, हम कितना ले रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फेयर रेंट। कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनेबल रेंट और रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। रीजनेबल रेंट कितना चार्ज कर रहे हैं, तो रीजनेबल भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है, फेयर रेंट। अगली कहानी आती है स्टैंडर्ड रेंट। इट मीन्स रेंट एज पर रेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट दैट कैन बी लीगली रिकवर बाय ओनर फ्रॉम टेनेंट। जो लीगली रिकवर कर सकता है सर, ऐसे नहीं अनाप शनाप कोई भी रेंट। भाई एक प्रोविजन है कि सर जो आपने बिल्डिंग ली उस बिल्डिंग का रेंट हर साल दर साल बढ़ता जाएगा। क्या बोला मैंने? जो आपने प्रॉपर्टी ली उस बिल्डिंग का रेंट हर साल दर साल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो भैया जो भी आपने प्रॉपर्टी ली कॉन्ट्रैक्ट रेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट है दैट कैन बी लीगली रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर ऑफ टेनेंट। नहीं भाई एक बात सोचना, साल दर साल आपने 10% से रेंट बढ़ाया। सर मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग ली 20,000 रुपए की, 10% से बढ़ा रहे हैं, तो अगले साल वो 22 चालू कर देगा, उसके बाद 24, उसके बाद 26, ऐसे करते करते तो सर वो तो 50 पे भी पहुंच जाएगा 4-5 साल 6 साल। भाई 32-35 हजार हो गया। लेकिन सर एरिया के हिसाब से उस बिल्डिंग की वैल्यू बनती नहीं है 32,000 रुपए देनी। अब आप कहते हो कि सर हम तो बिल्डिंग को खाली कर देते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं है। आप अपने ओनर से बात कीजिए कि इस बिल्डिंग की वैल्यू अगर इतनी मिलती है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मिलेगी नहीं ना। आप बोलो अपने ओनर को समझाओ कि सर अगर मैं खाली कर दूंगी, ये कर देता हूं, तो आपको रेंटल इनकम जितनी मैं मिल रही है उतनी ही बनती है, उससे ज्यादा बनती भी नहीं है। ये 10% का प्रोविजन है सर। 10% ये एक प्रोविजन है कि 10% आप एनुअली बढ़ा सकते हो। सर 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, 10% से कम कितना मर्जी बढ़ा सकते। सर जैसे हमारी बिल्डिंग का जो हुआ है वो 5% तो हुआ है कि हर साल 5% बढ़ा, मतलब वो समझ में आ रहा है, कह रहा ठीक है यार 5% ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो इतना तक तो चलता है सर। अगली कहानी आती है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट क्या होता है? रेंट रिसीव प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। जितना मुझे रेंट मिला या जितना मिलेगा, जितना मिलने वाला है। हो सकता है टेनेंट ने रेंट ना दिया हो, कह रहा हो सर अभी पैसे नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको हफ्ते 10 दिन में दे दूंगा। वो रिसीवेबल होता है। एक तो रिसीव हो चुका, एक रिसीव होना है। माइनस अनरियलाइज्ड रेंट कौन सा होता है? नहीं दिया उसने, अब उन्हें रेंट पे नहीं किया था, हमने प्रॉपर्टी खाली करा ली। सर तो वो तो पैसा मिला ही नहीं था ना। तो बेटा एक्चुअल रेंट में जितना आपको रिसीव हो चुका वो, या जितना रिसीव हो सकता है वो, और अगर अनरियलाइज रेंट है तो उसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि अनरियलाइज रेंट तो पहले इसके अंदर काउंट नहीं हुआ होगा। अब आती है बात म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस बेसिकली क्या होते हैं? म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत हर बार कुछ टैक्स लगाती है। इसी नोन को हम प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स या हाउस टैक्स भी कहते हैं। आपको पता होगा हर साल 31 मार्च से पहले आपको अपना हाउस टैक्स जमा कराना होता है, पता है या नहीं पता? तो बेटा हाउस टैक्स भी जमा होता है। अब इट इज अलाउड
only if it paid by owner. If it is paid by tenant, then it is not allowed. दीदी पॉइंट लिखते ही समझ में आ गया होगा कि भैया ये अलाउ सिर्फ कभी होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस जो होते हैं वो माइनस होते हैं ना, वो कब माइनस होंगे, अगर टेनेंट ने पे किया है तो माइनस नहीं होंगे, ओनर ने पे किया तो ही माइनस होंगे। अगली बात सुनिएगा, इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, यानी पेड कर दिया है तो अलाउड है, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो नॉट अलाउड है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर आपने टैक्सेस पे कर दिए हैं तो ही माइनस होंगे, अगर पे नहीं किए अभी तक तो माइनस नहीं होंगे। ठीक है जी। इसके बाद ई पॉइंट लिख लीजिए, इफ इट इज given in percentage from, then it should be calculated on municipal value। दीदी ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको परसेंटेज फॉर्म में टैक्स दे रखा है तो आप जो म्युनिसिपल वैल्यू होगी उसकी परसेंटेज निकालोगे। क्या बोला मैंने? परसेंटेज फॉर्म में टैक्स दे रखा है तो जो दे रखा होगा उसकी म्युनिसिपल वैल्यू पे निकालोगे। समझ में आया नहीं आया? जीएवी पे नहीं निकालोगे। क्या यहां तक बात समझ में आ गई है नहीं आई है? हाँ जी दीदी, क्या ये बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, तो इसके आगे अभी क्वेश्चन है, कल से करेंगे। ठीक है दीदी, इसे